नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। इस समय हम खड़े हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल 2 पर, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आज दोनों यहां पर मुंबई दौरे पर आए हैं। सीधे मैं बात करूंगा पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी राज जी, आज अचानक आपका मुंबई दौरा क्यों? एक्चुअली ये जो दौरा है वो व्यावसायिक दौरा है मेरा, कोई सामाजिक दौरा नहीं है। सामाजिक दौरा हम करके आए हैं नागपुर से। कल हमारा स्थापना दिन था। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का 3 मार्च को स्थापना दिन होता है। हर साल हम लोग जयपुर मनाते हैं। इस साल हम लोगों ने दूसरे प्रदेश में मनाने का हमने प्लानिंग किया और उसके ही उपलक्ष्य में हम लोगों ने कल नागपुर में 3 मार्च को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का स्थापना दिन मनाया है। आज जो आए हैं व्यावसायिक एक हमारा कार्य है, उसके पर्पज़ से हम लोग यहाँ पे आए हैं। और हाँ, ऑब्वियसली पूरे महाराष्ट्र में करणी सेना उपस्थित है। आप सब जानते हो, माँ पद्मावत की फिल्म से लेके और फिर वो थी अपनी हीरोइन थी, क्या नाम उसका, कंगना रनौत की सुरक्षा तक आपने करणी सेना की ताकत देख ली होगी। हम लोग न्याय और अधिकार के लिए लड़ते हैं, फिर सामने कोई भी आ जाए हमें परवाह नहीं है। एक दिन तो मरना है सबको, एक दिन तो ऊपर जाना ही है। यदि अच्छे कोस के लिए यदि हम शहीद होते हैं तो वो हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं तो वैसे भी एक फ़ौजी हूँ, देश की सेवा करके आया हूँ। मैं कश्मीर में 8 साल बिता के आया हूँ। मैं कारगिल की फ़ाइट करके आया हूँ। मैं तो वो व्यक्ति हूँ और मेरी टीम भी वैसी है। करणी सेना पूरी क्रांतिकारी सेना है। कट्टर हम लोग पूरे राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र में बिलीव करने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान में बिलीव करने वाले लोग हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम पूरे भारत देश के राष्ट्रों को संगठित करें, एक करें। प्रत्येक जिले में, प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक गांव में करणी सेना परिवार की स्थापना हो, उसके लिए हम लोग प्रवास करते हैं। कंट्रोवर्सी से हम लोग दूर रहते हैं। ठीक है, जहां ज़रूरत होती है, जहाँ न्याय अधिकार की बात है, हम लड़ लेते हैं। फिर कंट्रोवर्सी हो चाहे कुछ भी, हम उसको नहीं परवाह नहीं करते। राज जी, करणी सेना का नाम सुनते ही खासकर फिल्म वालों के अंदर एक डर का माहौल, भय का माहौल कैद हो जाता है। अभी मैंने सुना हुआ है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हमारे एडवोकेट संगीता सिंह जी एक आने वाली फिल्म, उसके बारे में उन्होंने प्यार डाल दिया है लखनऊ के अंदर कहीं पर। चोरों को डर लगता है साहब। किसको लगता है डर? चोरों को डर लगता है। तो क्योंकि वो हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी करते हैं। वो मनोरंजन के नाम पे, ठीक है, विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे इतिहास को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करने का काम करते हैं, तो वो तो बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। अब समय बदल गया है, परिवर्तन आ चुका है और अब जो विचारधारा है वो विचारधारा बदल चुकी है। आज युवा जागृत हो चुका है, ठीक है ना, युवा अभी जागृत हो चुका है। मैं इंटू ले लूँ। युवा जागृत हो चुका है। करणी सेना परिवार जागृत करने का कार्य ही कर रही है। इसलिए इतिहास के साथ छेड़खानी होगी, हमारे महापुरुषों की फिल्मों को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करने की कोशिश होगी, तो ऑब्वियसली हम लोग उसका विरोध हर लेवल पे जाके करेंगे। और फिल्म रिलीज, अभी पृथ्वीराज चौहान की बात आपने की, सब सम्राट पृथ्वीराज चौहान है वो अंतिम भारत का हिंदुआ राजा, जिसने, आप समझ सकते हो किस लेवल पे ले जाके उनको परास्त किया था। आज उस महान पुरुष के यदि ये फिल्म में सिर्फ पृथ्वीराज लिख के, उनके टाइटल को सिर्फ पृथ्वीराज लिख के प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिल्म रिलीज तो किसी के बाप की ताकत नहीं कर ले हुए। पद्मावत रिलीज आज भी कई स्टेटों में पद्मावत रिलीज नहीं हुई है, तो वो खौफ तो जरूरी है, ताकि ये भांड लोग हमारे इतिहास को, हमारे महापुरुषों की जो बलिदान है, जो उन्होंने अपना रक्त बहा के और गर्दनें काट के कटवा के जो इतिहास रचा है, उस इतिहास को हम लोग तोड़ मोड़ के प्रस्तुत हम करते ही नहीं करने देंगे। इसलिए उनको डर है। तो मैं आपके माध्यम से उनको यही कहना चाहता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान या चाहे आप महाराणा प्रताप पे फिल्म बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो फिल्म युवा देखता है वो उसे सच्चाई मानता है। और आप फिल्म के माध्यम से सच्चाई तो प्रस्तुत करते नहीं, क्योंकि आप तो मनोरंजन करवाने जा रहे हो, तो वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब भी ऐसी कोई फिल्म बनेगी और ऐसा कोई वेब सीरीज भी आएगा, तो विरोध अवश्य करणी सेना तो करेगी और करेगी। सिर्फ गुजरात नहीं, पूरे भारत देश में करेगी। और जरूरत पड़ी राजी का आखिरी सवाल आपसे लूँगा, फिर मैं जाऊँगा संगीता जी के पास। आज यूक्रेन रूस की लड़ाई चालू है, आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी दुख का विषय है कि आज हिंदुस्तान के बच्चे, खासकर इंडिया के जो हमारे बच्चे हैं, वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने वहाँ जाते हैं। कारण सिर्फ ये है कि आज एजुकेशन खासकर महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर, हिंदुस्तान के इतना महंगा हो गया है, उसकी आधे कम कीमत पर लोग यूक्रेन में जाके पढ़ाई करते हैं। तो इस सर मेरे सवाल सुन लीजिए आप,
तो क्या आपको इसके बारे में आंदोलन करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि आज मोदी जी 2014 से यहाँ पर आए हैं, देश बदल देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन क्या कारण है कि आज भी हमारे बच्चों को बाहर शिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता है? तो कंडीशन इसमें क्या स्टैंड लेने वाली है? सर, इसमें कई कारण हैं जिसकी वजह से आज हमारे देश के बच्चे, हमारे देश की प्रतिभाएं इस देश के बाहर जा रही हैं। उसमें से एक कारण ये फीस भी हो सकती है। सर मैं बता दूँ, क्योंकि देखिए चौथा हिस्सा, देखो मैं आपको समझाता हूँ, मैं तो बहुत ही क्लोज से इससे हम लोगों ने आरक्षण को लेके पिछले 15 साल से लड़ाई लड़ रहे थे। आज जाके EWS मिला है हमारे को, स्वर्ण समाज को मिला है ना, SC ST OBC को तो मिलता है आरक्षण, स्वर्ण समाज के पास आरक्षण था ही नहीं, अब जाके 10% मिला है साहब। तो कहीं ना कहीं इसका आरक्षण भी जवाबदार है साहब। आज प्रतिभाएं जो है इस भारत देश की, वो प्रतिभाएं छुप जाती है क्योंकि आरक्षण की वजह से उन लोगों को चांस नहीं मिलता जिनको मिलना चाहिए, और उनको मिलता है क्योंकि आरक्षण उन लोगों के पास, हमें उसका विरोध भी नहीं है, मिलना चाहिए, लेकिन किसको मिले? जो गरीब है, किसी भी जाति धर्म का गरीब है, आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जो भी गरीब है, गरीब कोई जाति देख के तो नहीं आती है, आज कोई भी जाति धर्म का है, वो गरीब है, उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे जाति देख के आरक्षण दिया जा रहा है। अब जो प्रतिभाएं यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाती, वो प्रतिभा भारत देश छोड़ के जाएगी, उसको तो आगे बढ़ना है। उसके अलावा जो आपने कहा कि भाई फीस बहुत ज़्यादा है, उससे भी हम स्वीकार करते हैं, फीस इतनी ज़्यादा है कि शायद वो भी अफोर्ड नहीं कर, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए साहब, क्या इंडिया से फीस कम होगी वहाँ पे? वहाँ भी इसके आसपास ही होगी, पर कुछ ना कुछ आपके जानकारी राजी आपको जानकारी दे दूँ, अमूमन आज 25-30 लाख रुपए 3-4 साल के 5 साल के कोर्सेज MBBS के वहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर अगर प्राइवेट स्कूल देखा जाए, नामचीन करोड़ों के आसपास यहाँ फीस भरी पड़ती है। सरकार से मेरी अपील है आपके माध्यम से, यदि ऐसी बात है तो सरकार को अपने भारत देश में अपनी प्रतिभाओं के लिए यहाँ पे ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनकी फ़ीस का जो मापदंड है वो बहुत मिनिमम हो, ताकि हर गरीब से लेकर अमीर तक जो भी बच्चा जिस भी सेक्टर में जाना चाहता है वो जा पाए। तो बहुत होना चाहिए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, सरकार ने निवेदन किया हुआ है कि ताकि लोगों को विदेश जाना ना पड़े हमारे बच्चों को। मैं सीधे चलता हूँ एडवोकेट संगीता सिंह जी के पास। संगीता सिंह जी, करणी सेना की इतनी बड़ी ताकत की आप PIL डालकर जब चुनाव लड़ने गई छतरपुर दिल्ली विधानसभा से, तो आपने अपने चेहरे को ही आपने अपना वो सिंबल बना लिया। इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है। देखिए, मैं एडवोकेट हूँ और मैं भारतीय लोकतंत्र में विश्वास करती हूँ। जो हमारे क्रांतिकारी करके लोग मरे हैं और जो शहीद हुए हैं, तो हमारा देश आज़ाद हुआ है। हमारा संविधान का 1951 एक्ट कहता है कि पार्टियाँ इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं, कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है जो भारतीय हो, जिसके पास 2 प्रस्तावक हो। सीधी सी बात है। 1958 में इंदिरा गांधी जी ने एक चुनाव चिन्ह ले आई पार्टियों का। 1958 के पहले कोई चुनाव चिन्ह पार्टियों का नहीं हुआ करता था। चेहरे पे चुनाव लड़ते थे? नहीं, मतलब उनको चुनाव चिन्ह हुआ ही नहीं करता था। जब जो चुनाव आयोग 15 दिन पहले उनको देता था चुनाव का, वो उससे लड़ते थे, या पार्टी को देता था या उनको देता था। लेकिन पार्टियां पहले से अपने चुनाव चिन्ह का प्रमोट नहीं करती थी। अभी सरकारी पार्टियां प्रमोट करके ब्रांड बना चुकी हैं। ये लुटेरी ब्रांड हो गई है। चुनाव चिन्ह खरीदो, पैसा खर्च करो और जीत जाओ। एक्चुअल जो काम कर रहा है, उस लोकल इश्यूज़ को जो उठा रहा है, वो कहीं नहीं आ पा रहा है। जैसे एग्जांपल, हेमा मालिनी मथुरा से जीतती है। हेमा मालिनी जी मथुरा में क्या कर देती हैं? ब्रांड जीत रहा है, हेमा मालिनी नहीं जीत रही है। जाके हेलीकॉप्टर से गेहूँ काटती है वो, और सैलरी हमारी जा रही है। हमारी सैलरी का जो टैक्स आता है, ये जितने नेता हैं वो हमारी सैलरी का टैक्स लेते हैं, मंत्री बनते हैं। प्राइवेट पार्टियों ने अपने कुछ लोगों को हमारे संवैधानिक तौर पे मंत्रालयों में फिट कर दिया है। तुम काटो, इंडिया की डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको काटो और हमें पार्टियों को ऊपर करो। तो आजकल पार्टियों की जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई है। नंबर 1 पे BJP है, नंबर 2 पे बसपा है, ऐसे नंबर 3, 4 पर ऐसे ही हैं। और जो देश के आम लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई है? बद से बदतर हो गई है। तो लिहाजा जब ये दिमाग में आया, तो मैंने 1951 के तहत में चुनाव चिन्ह लाओ चेहरा के तौर पर, और चुनाव चिन्ह हटाओ, जो पार्टियों का प्राइवेट सिंबल है। ये पार्टियों का प्राइवेट सिंबल है। तो उसके लिए हमने मुहिम छेड़ी, पार्टी बनाई गई। हमारी सिंबललेस पार्टी थी, राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी। चुनाव आयोग केचुआ है, बिका हुआ है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो राजनीतिक पार्टी का गुलाम है। तो वो उसकी पार्टियाँ तो उससे बिकी हुई हैं। तो चुनाव आयोग ने हमें रिजेक्ट कर दिया, हमें पार्टी बनानी पड़ी। हमारी पार्टी का कोई इलेक्शन सिंबल नहीं है, सिर्फ सिस्टम को लड़ने के लिए हमने पार्टी बनाई। तो हमारी पार्टी ने मांग किया कि चुनाव चिन्ह का फेस होना चाहिए, फेस कैरेक्टर है। तो हम लोग 14 में फेस ले आए। ब्लैक एंड वाइट चेहरा आता है चुनाव मशीन पे।
अभी कलर चेहरा की मांग करें, कलर चेहरा नहीं आया है। जिस कहीं ना कहीं देखिए संगीता जी, कहीं ना कहीं जीत जाएंगे। एक आपने स्वागत योग्य एक निर्णय आपने करवाया है कि वास्तव में जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, कम से कम जो अपने उम्मीदवार को मतलब वोट देना चाहते हैं, अगर चेहरा रहेगा तो आसानी से अपना वोटों को मतदान कर सकेंगे। मेरा दूसरा सवाल, आप जन सेवा प्रतिष्ठान मुंबई से भी आप जुड़ी हैं, इसकी आप राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं, तो जन सेवा प्रतिष्ठान मुंबई को किस नज़रिए से आप देखती हैं? जन सेवा प्रतिष्ठान मुंबई, बंसीलाल सिंह जी, ज्ञान सिंह जी, ये आदि इतने ज़्यादा सोशल वर्कर हैं। मैंने तो खुद एक्सपीरियंस है कि इनको रात में मैंने 12-1 बजे भी फ़ोन करके परेशान किया है। इन्होंने किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को खून की ज़रूरत है दिल्ली में, जिसको हम जानते भी नहीं है, इन लोगों ने पैसे का भी इंतज़ाम करवाया है कहीं से कैसे करके। तो ये एक ऐसा ही अगर हर NGO, हर ट्रस्ट, हालांकि ये कभी फैसिलिटेट नहीं, सरकार से पैसा नहीं लेती है NGO, लेकिन अपनी तरह से जिस तरह से कर रहे हैं, और जो सरकारी NGO है बिकी हुई है। सरकारी NGO तो सरकार से पैसा लेती है, चीज़ें वहीं धरी रह जाती हैं, NGO के CEO फाउंडर बड़े अमीर हो जाते हैं। तो जन सेवा प्रतिष्ठान एक उदाहरण है कि इन्होंने कितने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वो टाटा हॉस्पिटल में चेयर्स, जैसे विकलांग लोगों को चेयर दिया, या आशुतोष जी थे, उनका प्रोफेसर थे, मारे गए थे, यहाँ की कुछ नेक्सस करके लोगों ने मार दिया था, उनकी आवाज़ उठाई, मैदान पे उतरे, उनकी बहन को हेल्प की, हमने जहाँ भी आवाज़ दी, सबके सब आर्थिक तरीके से भी उतरे। चाहे आर्थिक हम मजबूत नहीं है, पर हमारे भाव बड़े मजबूत हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। तो जन सेवा प्रतिष्ठान की तरह ही अगर हर एक संस्था और NGO हो जाए तो देश का हर बच्चे के मुंह पे एक खुशहाली आ जाए और देश में, समाज में चमन आ जाए। अभी हाल ही में आपको नेशनल अवार्ड मिला है संगीता जी, वुमेंस और चाइल्ड एसोसिएशन की तरफ से, तो ये अवार्ड आपको किस कार्य के बदौलत आपको मिला है? और बच्चों पर काम करने के लिए, महिलाओं बच्चों की आवाज़ हमने हमेशा उठाई है। और शूट एट साइड जब प्रियंका रेड्डी का हुआ था तो वो हमने इतना आवाज़ सर्कुलेट कर दी कि 70-70 लाख लोगों ने मुझे देखा था कि पोर्टल पे, और हमें बैन करना पड़ा सरकार को। और उसके बाद प्रियंका रेड्डी का शूट एट साइड हुआ था, लोगों ने फूल बरसाया था। तो मेरी मांग थी कि जब भी जघन्य अपराध होगा महिलाएं बच्चों के साथ में, वहाँ पे नो ट्रायल नो मुकदमा, शूट एट साइड। और आज भी मेरी डिमांड वही है। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, नहीं तो हम पार्लियामेंट पे जाके धरना देते और कहते जौहर को लीगलाइज किया जाए, कि जौहर में हम अपनी इज्जत बचा के कम से कम, क्योंकि एक सरकार पर व्यंग्य भी था, तुम सरकारें निकम्मी सरकारें, महिलाओं बच्चों का अगर तुम ध्यान नहीं रख सकते हो, हमें सुरक्षा नहीं दे सकते हो, तो तुम बैठे रहो, हमें अपनी सुरक्षा करनी खुद आती है। इसलिए जौहर को लीगलाइज किया जाए या इच्छा मृत्यु को लीगलाइज किया जाए। इस पर मैंने CGI से भी संज्ञान लेने को कहा था और पोस्ट कार्ड मुहिम चलाई थी। पोस्ट कार्ड मुहिम एक सरकारी पिटीशन टाइप की मानी जाती है, अगर आप एक ही मुद्दे पर जनहित के लिए कोई मुहिम चलाते हो, लिख के लेटर भेजते हो। ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ जन सेवा प्रतिष्ठान के मुंबई के संस्थापक अध्यक्ष बंसीलाल जी, जन सेवा जो आपने नाम जोड़ा हुआ है, तो जैसा कि एडवोकेट संगीता सिंह ने सारी व्याख्यान उन्होंने बता दिया, आपके कामों की एक लाइन में सारी पूरी कहानी बता दी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से बड़े काम जो जनसेवा के, जो लोगों के हित में आए हो जनसेवा प्रतिष्ठान मुंबई की ओर से? पहले तो जनसेवा प्रतिष्ठान मुंबई के सभी पदाधिकारियों की तरफ से आपके चैनल का हार्दिक स्वागत और आभार प्रकट करता हूँ। जैसे कि जनसेवा प्रतिष्ठान की दीदी ने भी आपको बताया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बता दिया है, मेन मुद्दा अपने लोग का वही है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जनसेवा प्रतिष्ठान मुंबई के संरक्षण पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी का संरक्षण रहा है, उनका हमेशा जनसेवा प्रतिष्ठान मुंबई में सहयोग रहा है। प्रमुख सलाहकार अनिल गलगली जी का सहयोग रहा है, जैसे कि साहिदा जी, हमारी बहन साहिदा जी हो गई, संगीता दीदी का तो आपने देख ही लिया किस तरह से हमारा संसद में उनका योगदान रहा है, दीदी हो गई। संगीता जी को आपने जोड़ा कैसे, ये तो बताइए आप। नहीं, संगीता जी का 3-3.5 साल पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी थी, उनसे मेरा काफ़ी बात हो रहा था। उत्तर प्रदेश और देश के किसी भी कोने में अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़ती थी तो मैं बताता था कि दीदी यहाँ पे हमारे लोग फंसे हुए, जैसे कि अभी बिहार में दीप्ति जी का एक मैटर अटका हुआ था, मैंने दीदी को कहा, उन्होंने मैटर को सॉल्व किया। तो एक दूर से काम होता रहा। और मलेशिया में एक लॉकडाउन में एक बॉडी थी, अपने यूपी की थी, कहीं कानपुर की थी, मुझे नहीं पता। वो बच्चा वहाँ पे करीब 22 साल का था, मर गया था वो, उसके ऊपर स्लॉटर गिर गए थे सारे, पता नहीं कहाँ था वो। उसका पासपोर्ट वगैरह कबूतरबाज लोगों ने भी ऐसे भेज दिया था फ्रॉड में, उसका पासपोर्ट भी नहीं था। जब मेरे पास खबर आई तो इंडिया गवर्नमेंट, सुषमा जी मर चुकी थी, इंडिया गवर्नमेंट हाथ खड़ा कर चुकी थी। वो कोई नाहिद भाई थे, जाने कौन थे वो, मुझे नहीं पता। और हमें मलेशिया से फ़ोन आया, आप कुछ कर सकती हैं, मुझे सच में नहीं मालूम मलेशिया से किसको वो नंबर कहाँ से मिला। वो आपको मैंने एक बार स्टेटस पे डाला था। वो डेड बॉडी 25 दिन के बाद हम किसी तरह से ला पाए। इंडिया गवर्नमेंट हाथ खड़ा कर चुकी थी, कार्गो हाथ खड़ा कर चुकी थी। फिर हमने अपने, मेरी गारंटी मलेशिया में लोगों ने लिया और उन्हें अपने पेपर जमा करके और वहाँ से एक नकली पासपोर्ट या जो भी सपोर्टेड पासपोर्ट बनवाया, जो भी किया, और वो बॉडी यहाँ पे इंडिया में 25 दिन के बाद रिसीव हुई। उसके उनके फैमिली ने मुझे भगवान मान लिया था। उसमें 70,000, उस समय सरकार ने 70,000 रुपये की एम्बुलेंस कर रहे थे एक बॉडी के लिए आने के लिए।
कितना सरकारें लूट रही थी लॉकडाउन में, और मैंने वो बॉडी मलेशिया से मंगाई थी। अब काम है। एक बड़ा काम आपने किया। बताइए, अपनी बात रखिए कि अभी ये बताइए कि मतलब लॉकडाउन लगभग खत्म हो चुके हैं। मैंने ये भी सुना था जब आपके मेरे सोर्सेज से पता लगाए कि आप एक सामूहिक विवाह सम्मेलन चलाने वाले थे, ये शादी कब होगी? ये कोरोना के जो पिछले 1.5-2 साल पहले जब कोरोना हुआ तो उसके नेक्स्ट डेट में दीदी से मेरी जब बात हुई तो गलगली जी और दीदी ने काफ़ी मिलके हम लोग ने 101 शादी उत्तर प्रदेश में सामूहिक सर्व जात धर्म के लोगों के हिसाब से हमको करना था, लेकिन उसी बीच में कोरोना लगने की वजह से उसको स्थगित करना पड़ा। और कोरोना काल के अंदर जितना भी लोगों की मदद हुई है, जन सेवा प्रतिष्ठान मुंबई की तरफ से मदद दिया गया है, जिसमें काफ़ी सहयोग हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी कर रहा है, संगीता दीदी का रहा है, गलगली जी कर रहा है। बहुत सारे ऐसे मतलब मुद्दे समाज के तहत हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोरोना की वजह से सारे के सारे स्थगित करना पड़ा। सरकार की गाइडलाइन को मानना पड़ा है। जन सेवा प्रतिष्ठान के माध्यम से अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, और ऐसे ही लोग समाज में हो जाए तो समाज चमन हो जाए। इसी के बाद अपनी बातों का विराम देती हूँ। धन्यवाद। ये थे करणी सेना राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज जी और जन सेवा प्रतिष्ठान मुंबई के संस्थापक अध्यक्ष बंसीलाल सिंह, जिन्होंने पूछे गए सभी सवालों का उन्होंने दिया है बेबाकी से जवाब। कैमरामैन नदीप पेटेकर के साथ मैं विश्वकर्मा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल 2 से।